नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है और यह आंदोलन काफ़ी फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंस रखता है अपना। और इसी टाइम में हम देखते हैं कि एक पेशावर की घटना होती है। पेशावर की घटना में जो गढ़वाल रेजिमेंट है वो बंदूक गोली चलाने से मना कर देता है। साथ में जो धरसना की घटना है वहाँ पे एक पत्रकार है वेब मिलर, जो अमेरिका का पत्रकार है, और वह इस घटना को, जो सीडीएम की जो घटना है और भारत में जो ब्रिटिशर्स की दमनकारी नीतियां हैं, इसको विदेशी मीडिया में बहुत तवज्जो दिया गया इस टाइम में। और ये इस आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में जो पब्लिक के प्रति जो जन आंदोलन हुआ उससे ब्रिटिशर्स परेशान हैं। तो दुनिया में जो मैगजीन में छापा गया, पत्रिकाओं में छापा गया, न्यूज़पेपर में छापा गया, वहाँ के फ्रंट लाइन में जो भारत को स्थान दिया गया, वह सब घटनाओं से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल दबाव ब्रिटिशर्स पे बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम के बाद अब जो घटनाएं होगी, हम देखेंगे ब्रिटिशर्स अब डिफेंसिव हो जाएंगे और भारतीय जो होंगे इनका कद अब धीरे धीरे बढ़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ कद बढ़ेगा और देखेंगे कहीं ना कहीं अब जो भी आंदोलन होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स अब एग्रीमेंट करेंगे तो पहले वाला इनमें धार नहीं रहा। अब भारतीय मतलब या तो अभी तो बराबरी की स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे देखेंगे कि भारतीयों का अस्तित्व यहाँ पे बढ़ेगा और ब्रिटिशर्स का जो आधिपत्य बना हुआ था, जो कॉलोनी बना के वो राज कर रहे थे, उनका आधिपत्य अब धीरे धीरे कम होगा। और यही कुछ घटनाएं होंगी, कुछ आंदोलन होगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी, नेशनल और इंटरनेशनल सारी परिस्थितियां जाके जिम्मेदार होते होते 1947 तक आज़ादी मिल जाएगी। यही कुछ भूमिका है इसकी। तो पिछले वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो पहला पार्ट देखा, उसमें हमने देखा कि गांधी किस तरीके से आंदोलन चलाते हैं। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके गांधी आंदोलन चलाएंगे। उसके पहले गांधी इरविन के साथ एक 11 सूत्रीय मांग करते हैं, फिर वो मांग नहीं मानते हैं तो दांडी यात्रा करेंगे, फिर गांधी इरविन पैक्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया है और आज हम लोग उसके बाद वाले परिस्थिति में देखेंगे। ये 1930 में पहला सीडीएम शुरू होता है तो 32 तक ख़त्म हो जाएगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद की कुछ घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आज देखेंगे। उसमें पहला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा है सीडीएम का सेकंड फेज स्टार्ट होगा 1932 में और 34 तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। एक इसी टाइम में आएगा कम्युनल अवार्ड और एक आएगा पूना पैक्ट। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए यहाँ से खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ना, कई बार आपसे ये पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। आप 67th बीपीएससी का पेपर देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्रिप्स मिशन और उससे रिलेटेड कुछ और 2-4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि कौन घटना पहले हुआ है। ठीक है, तो यह सब जो टॉपिक है आप थोड़ा सा डेट के साथ याद करेंगे और ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि कौन घटना पहले होती है, कौन घटना इसके बाद होती है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है और पूछा जाता है कौन घटना पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, चाहे क्रोनोलॉजी में सजाइए, ऐसा क्वेश्चन खूब बनता है। बीपीएससी इस पर सवाल खूब बनाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, ये हम यही नहीं कह रहे हैं, क्रिप्स वाला तो पूछा गया है, उससे रिलेटेड 2-3 और टॉपिक था। फिर से आपको 1909 का एक्ट दे दिया जाएगा, उसमें कुछ 2-3 आगे पीछे की घटनाएं दे दी जाती है और वो आपसे पूछा जाता है। तो आप ये सब टॉपिक थोड़ा याद रखेंगे। चलिए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर ये क्यों किया गया। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि एक राउंड शेप में ऐसा मेज था और देखिए इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे किधर साइड में बैठिएगा ना तो पता नहीं चलता है मेन हेड आदमी कौन है और सेकेंडरी पर्सन कौन है। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बेसिकली यही मीनिंग होता है। और जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ ऐसे ही टेबल पे हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस बराबरी के रूप में बात करते हैं। नहीं तो पहले तो अंग्रेज अपना कानून बना देते थे, एक्ट ला देते थे, ब्रिटिशर्स भारतीयों से पूछते भी नहीं थे। ठीक है, बाद में ये लोग अपना समीक्षा करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। लेकिन यह एक्ट बनने के पहले 1935 के एक्ट की ये सब कथा लिखी जा रही है और उस एक्ट बनने के पहले जो भारतीयों के साथ समझौता हो रहा है वही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, यह लंदन में होगा। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके पहले की थोड़ा घटना देखते हैं। इसके पहले की घटना होगी, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा 3 बार होगा, हम बता देते हैं थोड़ा। देखिए, पहले का जो घटना है आप देखते हैं 1928 में साइमन कमीशन आया हुआ है। वो अपना रिपोर्ट दिया है, भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, भारतीय उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उसके बाद तंज करते हैं कि अगर आप कुछ अपना रिपोर्ट बनाएं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं तो हम लोग उसको मानेंगे। ये तंज था बर्केनहेड के द्वारा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत का, बर्केनहेड तंज करता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने उसको दिल पे ले लिया और एक नेहरू रिपोर्ट बना के दे दिया। अब अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई अब भारतीय बहुत सक्षम हो गए हैं, अब इनको हक देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो अब धीरे धीरे इनका जो नेशनलिज्म है बढ़ रहा है, इनमें ताकत आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पब्लिक अवेयर हो गई है। ठीक है, पहले नेता अवेयर थे लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक अवेयर हो गई है, ये सब घटनाएं हो रही हैं। फिर 1929 का दौर देखिए, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी आते हैं तो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आंदोलन लेके आ जाते हैं, और इस आंदोलन में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने, मुसलमानों ने, हिंदू, यूथ जो सरकारी नौकरी करते थे उन्होंने, मतलब भारत के हर वर्ग के लोगों का पूरा समर्थन मिलता है। और इसी टाइम में जो पेशावर की घटना होगी और जो धरसना की घटना होगी, इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं इनकी सरकार हिल गई है। और वहाँ पे हम लंदन की बात करें तो वहाँ पे चुनाव नज़दीक आने वाला है, सबसे बड़ा बात यह है। तो हर तरीके से जो घटनाएं हो रही है, सरकार चाह रही है कि किसी न किसी तरह से भारत की जो लीडरशिप है इसको हम लंदन बुलाएं, और लंदन बुला के हम इनसे बातचीत करेंगे। इससे 2 फ़ायदा था। ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा था कि सारे नेता जब लंदन आ जाएंगे तो लीड कौन करेगा, जब लीडर नहीं बचेंगे तो आंदोलन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा था कि हम इनको आंदोलन को दबाने के लिए इनको बुलाएं, और साथ में जो 35 का एक्ट आने वाला है कुछ दिन बाद, उसके लिए हम कुछ इनसे मिलजुल के कुछ अपना एक्ट बनाएंगे और इनसे मिलजुल कर कुछ बातचीत करेंगे। मतलब अगर हम उद्देश्य कहें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एम की बात करें तो इसका एम यही है, भारत के भावी संवैधानिक सुधारों के लिए वार्ता। देखिए, डायरेक्ट कई बार ना यही क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एम क्या था। तो एम यही है कि भारत में जो हमें सुधार लाना है, तब अब तक इसके पहले क्या होता था, सुधार ये लोग अपना मन सलाह देते थे, लेकिन अब इनको लग गया है कि नहीं भाई, बिना इनसे पूछे अब लाएंगे तो आंदोलन हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, अब ये शक्तिशाली हो गए हैं, इनसे पूछ के हम लाएंगे। इसी के लिए इनको बुलाया जा रहा है, और साथ में लंदन जब चले जाएंगे तो आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। इसके पीछे निहित कारण ये है, बस इसका लक्ष्य यही है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होता है, टोटल 3 होगा, लेकिन दूसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम तीनों को देख लेते हैं और आपको याद क्या करना है इसमें हम बाद में उसको बता देंगे। अगर हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो पहले में बात होगी, यह होगा आपको नवंबर 1929 जनवरी 1930, मतलब लंदन में मीटिंग चलेगा कुछ दिन तक, 15-20 दिन तक, 1 महीना तक चलेगा। मतलब नवंबर 1929 से जनवरी 1930 तक चलेगा। आप महीना मत याद रखिए, आप 1930 के शुरुआती टाइम ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना तो कम से कम ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इरविन कितना समझाएगा गांधी को कि गांधी जी आप चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करिए, या कांग्रेस के साथ भी मीटिंग करेगा कि चलिए, लेकिन ये लोग नहीं जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस नकार देगा, नहीं जाएगा। ठीक है, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, गांधी भी इसमें नहीं जाएंगे। इसमें जाएंगे कौन, जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा इसमें जाएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट स्वतंत्र तौर पे जाएंगी, अपने निजी खर्चे से जाएंगे, उनको कांग्रेस नहीं भेजेगा। देखिए, कोई संस्था अगर किसी को भेजती है अपने मेंबर को तो अपने संस्था के खर्च से हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट जाता है तो वो अपने खर्च से आता है। तो एनी बेसेंट अपने खर्च से जाती है, और कई बार ऑप्शन में इस तरीके का बन जाता है कि एनी बेसेंट
को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भेजा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई योगदान नहीं है, वह विरोध किया है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरा जाते हैं अंबेडकर, ये दोनों जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब वहाँ पे होगा, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और भारत का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वहाँ से कोई नहीं जाएगा। सबसे बड़े नेता हैं गांधी, गांधी नहीं जाएंगे, तो किसी न किसी तरीके से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा और यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगा। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा तो होगा, लेकिन कोई इसका स्पष्ट जो होता है, क्या कहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, पहला ये फेल हो जाएगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, यहाँ पे गांधी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तैयार हो जाएगा, और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जाएंगे। ठीक है, गांधी कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है लंदन में। गांधी जी यहाँ से जाएंगे, गांधी जी कहेंगे कि हमारे साथ M.A. अंसारी को, मुख्तार अहमद अंसारी को भेजा जाए, क्योंकि बहुत अच्छे नेता थे मुख्तार अहमद अंसारी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। नहीं, कांग्रेस इनको नॉमिनेट करती है, गांधी के कहने पर कांग्रेस नॉमिनेट करती है, लेकिन अंग्रेज इनकी इजाज़त नहीं देते हैं, तो गांधी अकेले जाएंगे कांग्रेस के बिहाफ पे। ठीक है, साथ में यहाँ पे सरोजनी नायडू फिर जाएंगे, और मदन मोहन मालवीय। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस भेज रही है गांधी को, और सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ये लोग अपने खर्च से जाएंगे। ये इनको कोई नहीं भेज रहा है, ये अपने खर्च से जाएंगे। आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे अंबेडकर जी भी जाएंगे, और यहीं पे सारा विवाद शुरू होगा। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेगा, तो वहाँ पे जब डिबेट शुरू होगा, जब बहस शुरू होगी, तो यहाँ पे अंबेडकर पहुँचे हैं और यहाँ पे गांधी पहुँचे हैं, और इन दोनों का जो मत है, जो अछूत है, जो अनटचेबल क्लास है, इस मतलब जो हरिजन वर्ग है, दोनों हरिजन का उत्थान चाहते हैं। अंबेडकर भी हरिजन का उत्थान चाह रहे हैं, गांधी भी हरिजन का उत्थान चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के उत्थान के प्रक्रिया में, दोनों के सोच में, दोनों के अपने अपने रास्ते अलग हैं, और यही दोनों विवाद होगा। इसको हम आगे पूना पैक्ट में भी देखेंगे। वहाँ पे जब अंबेडकर खड़ा होंगे बोलने के लिए, तो अंबेडकर बोलेंगे कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वो सांप्रदायिकता की बात करेंगे। हम अंबेडकर वहाँ पे बोलेंगे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर देंगे, वहाँ पे मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर देंगे, और गांधी इस बात को काट देंगे। अब बताइए, लंदन में मीटिंग हो रही है, वहाँ का प्रधानमंत्री है और वहाँ के सब बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, और भारत के दो नेता किसी पक्ष पे अपने ही पक्ष को काट रहे हैं। अंबेडकर कह रहे हैं कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, गांधी कह रहे हैं हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। देखिए, 1905 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, 1909 में, सॉरी यहाँ पे 1909 में मिलता है, मुसलमानों को मिला। 1919 के एक्ट में सिख को दिया गया। तो एक गांधी कह रहे हैं कि ये सब जो है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज़ अच्छी नहीं है, इससे समाज में कभी कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हैं। और यही बात जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर कहते हैं कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, गांधी इसको मना करेंगे, तो यहीं पे इसका विरोध हो जाएगा। और इसमें देखेंगे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि यह जो पूरा आंदोलन है, पूरा जो मीटिंग है, यह सांप्रदायिकता को भेंट चढ़ जाएगा। देखिए, ये सब जो स्टेटमेंट है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा था जो सांप्रदायिकता को भेंट चढ़ गया, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप इसको याद रखेंगे। इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो यह सितंबर 1931 से स्टार्ट होगा
और दिसंबर 1931 तक चलेगा। ठीक है, यह इसका टाइम पीरियड है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि गांधी गए, तो गांधी गए तो उसमें हवाई जहाज़ तो था नहीं कि यहाँ से उड़ेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, कैसे गए होंगे, जहाज़ से गए थे गांधी जी। तो गांधी वहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ से यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी एक, मैं लिख देता हूँ, एक SS राजपूताना जहाज़ है, इसी से गए हैं। और देखिए यह सब बहुत बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और PCS में कई बार ये सब सवाल पूछा गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे जब गांधी पहुँचते हैं तो किंग्सले हॉल में रुकते हैं, जहाँ पे रुकते हैं उस जगह का नाम है किंग्सले हॉल में गांधी रुकते हैं। तो देखिए ये सब बहुत आसान है, फैक्चुअल, एक दो बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, PCS में कई बार पूछा गया है। ये तो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। अब तीसरा कॉन्फ्रेंस देखते हैं। तो तीसरा कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग नहीं लेता है और यहाँ पे अंबेडकर और अंबेडकर जाते हैं, यहाँ पे अंबेडकर जाएंगे और यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू। अब देखिए तेज बहादुर सप्रू जो है ना, ये सभी मिल जाएंगे, ये सेकेंड वाला में भी गए हैं अंबेडकर, और यहाँ पे लिख देते हैं तेज बहादुर सप्रू, और ये फर्स्ट में भी जाएंगे। अब देखिए इसको आपको लग रहा होगा कि 3 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत इजी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसे पढ़ना आपको है क्या है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह 1930 में होता है। यहाँ पे अंबेडकर, एनी बेसेंट और तेज बहादुर सप्रू जाएंगे, गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गांधी जी जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जाएंगे, साथ में इनके सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, बहुत लोग जाएगा। थर्ड राउंड टेबल और ये सांप्रदायिकता को भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें चलने रहेगी। SS राजपूताना जहाज़ में बैठ के जाएंगे गांधी जी, यह पूछा जाता है, और वहाँ पे किंग्सले हॉल में रुकेंगे, यह दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड में नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका विरोध करेगा, अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 2-3 कि कांग्रेस ने या गांधी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो सेकंड में, और कौन सा व्यक्ति है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया है, तो आप इसको खूब रट के याद रखेंगे। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो हैं सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, और जो इसका बाकी तो हम लोग देख ही लिए, तो यही सब इसमें 2-3 फैक्ट था, बाकी इसमें कुछ नहीं आता है। और तीसरा की अगर हम बात करें कब होता है, तीसरा होता है आपको नवंबर 32 से दिसंबर 32 तक। ठीक है, मतलब इसी बीच में होगा, आप 1932 याद रखेंगे बस। चलिए अब ये तो सब हो गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, अब सेकंड फेज इसका स्टार्ट हो गया है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। जो CDM में स्टार्ट होगा सेकंड 1932 में स्टार्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। 1932 में CDM का सेकंड फेज स्टार्ट होगा, ये बहुत छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे ये जैसे स्टार्ट होगा ना, इस समय जो वायसराय है, वायसराय चेंज हो गया है, और इसमें वायसराय बन गया है विलिंगडन। विलिंगडन यहाँ पे वायसराय बन गया है, विलिंगडन या विलिंगटन दोनों लिखा जाता है, तो टन ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। विलिंगटन यहाँ पे बन गया है वायसराय, और विलिंगटन जो है ना बहुत ही दमनकारी आदमी है, यह आंदोलन को बहुत जल्दी से कुचलने में माहिर है, और भारत के प्रति जो इसका रवैया देखा जाए, बहुत ही इसका भारत के प्रति खराब रवैया है। अब जैसे ही CDM दूसरा स्टार्ट होगा, सारे बड़े बड़े नेताओं को, गांधी, नेहरू, पटेल, जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनको पकड़ के जेल में डाल देगा। और जैसे वायसराय बनता है, सबसे पहले क्या करेगा कि देखेगा कि इसके टाइम में जैसे वायसराय बनेगा, देखेगा आंदोलन हुआ,
जैसे आंदोलन हुआ सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल देगा, और साथ में जो कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कह रहे हैं, इसको यह अवैध संस्था घोषित कर देगा। ये कितना ये क्रूएल टाइप का आदमी है कि एक संस्था को ही अवैध कर दिया। अब आप उसके सपोर्ट में क्या बात करिएगा जब आपका संस्था ही लीगल नहीं रहा, उसको अवैध बना दिया गया और सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये सब बातें होती है सेकेंड राउंड टेबल CDM का जो सेकेंड फेज़ है उस टाइम में। और इस दौरान हम देखते हैं कि 32 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन जब नेता जेल में चले जाएंगे, लीड करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इसके बाद हम देखेंगे 1934 के टाइम में आंदोलन बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। और मार्च 1934 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से CDM को वापस ले लेगा कि हम आंदोलन को अब स्थगित करते हैं। दूसरा कारण इसमें रहता है कि एक जो पब्लिक 30 में स्टार्ट की थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज स्टार्ट किया था, उसमें नेता भी थे, उसमें वायसराय भी था जो इतना क्रूएल टाइप का नहीं था। तो पब्लिक इस एक समय जो जोश दिखाई थी वो थक चुकी है। और फिर गांधी जब कहते हैं आंदोलन करने के लिए, तो पब्लिक ने वो जोश नहीं दिखाया जो पहली बार दिखाई थी। इसलिए आप देखते हैं कोई भी आप बड़ा काम करते हैं तो उसका थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है। जब क्रिकेटर भी कोई बड़े सीरीज खेल के आते हैं तो उनको 15-20 दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है। चाहे आप भी कोई बड़ा एग्जाम देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा 1 सप्ताह 10 दिन थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, रेस्ट ज़रूरी है। और यही कमी रही कि 32 में तो आंदोलन खत्म होता है पहला, और 32 में ही दूसरा शुरू हो गया CDM का दूसरा फेज। तो पब्लिक ने वो रिएक्शन नहीं दिखाया और पब्लिक को कुछ तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उसमें तो ट्विटर और फेसबुक नहीं था ना कि यहाँ पे ट्वीट करिए तो तुरंत पहुँच जाएगा। उसमें लोग मीडिया के थ्रू, मतलब मीडिया क्या था, मीडिया में था कि न्यूज़पेपर छपते जाता था और लोग पढ़ने वाले भी बहुत कम थे, तो लोगों में अवेयरनेस कम था। तो ये सब भी कंडीशन था, लोग थके भी थे क्योंकि पहला आंदोलन करके 32 में ख़त्म होता है फिर स्टार्ट होता है, तो लोगों का समर्थन इतना बढ़िया उसमें नहीं मिलता है। और इस आंदोलन से 34 में इसको ऑफिशियली वापस ले लिया गया। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना होती है कि गांधी जी, कहा जाता है कि गांधी जी अपना आंदोलन करते थे हमेशा अप एंड डाउन के मोड में करते थे। मतलब आप देखेंगे 17 का आंदोलन गांधी करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, फिर कुछ दिन चुप रहते हैं, फिर 1917 का आंदोलन यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर रुकते हैं, फिर 1921 का आंदोलन होगा, फिर गांधी रुक जाएंगे, फिर उसके बाद 1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, फिर गांधी रुक जाएंगे। तो ये कई हिस्टोरियन कहते हैं, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि गांधी जो है वह एक आंदोलन को एक ऊंचाई तक ले जाते हैं, फिर एक उसको बैक ले लेते हैं, फिर एक ऊंचाई पे ले जाते हैं, बैक ले लेते हैं। देखिए ये हिस्टोरियन क्रिटिसाइज करते हैं, फिर दूसरे हिस्टोरियन इसी पे आते हैं, वो कहते हैं देखिए अगर ये सही रणनीति है गांधी का कि एक ऊंचाई पे ले जाकर बैक हो जाते हैं, क्योंकि CDM में हमने क्या किया, एक 32 में तो आंदोलन कर रहे थे, वापस लेके फिर 32 में चले गए, तो लोगों ने समर्थन कहाँ दिया हमारा। तो एक हिस्टोरियन में आपस में मतभेद होते रहता है और अपना अपना तर्क देते रहते हैं लोग। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गांधी यहाँ पे, इसकी आलोचना होती है तो कहा जाता है कि गांधी यहाँ पे जो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा तो उसमें हो ही रही है। धरसना का आंदोलन देखिए, धरसना का कांड देखिए, पेशावर का कांड देखिए, इसमें खून तो बह ही रहा है। तो क्यों नहीं, अगर डायरेक्ट एक्शन की बात करते, सीधी कार्रवाई की बात करते, तो पब्लिक अपने हाथ में मतलब हिंसा को भी कर सकती थी और डायरेक्ट लड़ाई होता। जैसे गढ़वाल रेजिमेंट समर्थन में आ ही गया था, अगर डायरेक्ट लड़ाई होता तो हम कहीं ना कहीं मतलब इसी टाइम आज़ादी से आज़ाद हो जाते और भारत को आज़ाद करा पाते। तो ये तमाम तरीके की आलोचनाएं होती है, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है। इस टाइम हम देखेंगे तो यह जो आंदोलन रहा, फर्स्ट फेज़ कहें CDM के, सेकंड फेज़ कहें, दोनों मिला के यह भारत में एक नेशनलिज्म का बहुत बड़ा संचार किया और भारत के तमाम वर्ग में, हिंदू, मुसलमान, सिख और ख़ासकर महिला वर्ग में काफ़ी लोगों में एक जोश जगी, एक भारत के प्रति, एक नेशनलिज्म के प्रति जो आस्था जगी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। और CDM में सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखी गई कि यहाँ पे आदिवासी पिछड़ा महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे ज़्यादा रही और क्षेत्रीय प्रसार के दृष्टि से यह असहयोग काफ़ी बड़ा था। इसमें राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, साथ में आज़ादी की लड़ाई को और बल मिला। ये सब जो इसका इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट है जो आप थोड़ा सा मेंस वगैरह में लिख सकते हैं। और साथ में एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इस आंदोलन के टाइम में जो ब्रिटिशर्स पूंजीवाद था उसको बहुत हद तक चोट पहुंचाने में, जैसे
कपड़ों की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, उसको जलाया गया, हम ब्रिटिशर्स के सामान को बाइकआउट करते, ये सब सारी जो चीज़ें हुई, तो ये सब जो था उनका आयात बढ़ गया और कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिकली चोट किया गया। ये सब चीज़ें बहुत इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो हालांकि इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, हिस्टोरियन का आलोचना करते हैं, लेकिन हिस्टोरियन ही उसकी बड़ाई भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं, और पढ़ने का यही तरीका भी होता है। देखिए, एक्चुअल परफेक्शन में कुछ होता नहीं है ना। गांधी के आंदोलन को आप देख रहे हैं, हर आंदोलन का क्रिटिसिज्म हो रहा है और हर आंदोलन की तारीफ हो रही है। तो आपके साथ भी ये होगा। आप भी कोई बताइए, जब गांधी इस राष्ट्रपिता माना जाता है उनको, और उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, हमको पढ़ना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो गांधी का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आपका अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आप डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए, टेंशन में मत रहिए। आप अपना काम करते रहिए, जिसको जो करना हो करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, है ना। इस देश में चाहे कहीं भी सोसाइटी में जब गांधी को नहीं छोड़ा गया तो हम और आप क्या चीज़ है। बस डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितने तन्मयता से करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जितनी चीज़ें जो तमाम तरह की चीज़ें चलते रहती है उसको चलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ये तो हमारा था CDM का सेकेंड फेज ख़त्म हो गया। अब इसी टाइम में एक घटना होती है कम्युनल अवार्ड, और इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो आप इसे थोड़े याद रखेंगे। इसका 2-3 और नाम है। एक नाम है इसका मैकडोनाल्ड अवार्ड, एक इसका नाम है सांप्रदायिक पांचाट। देखिए, हिस्ट्री में खासकर जो इंग्लिश मीडियम के हिस्टोरियन हैं, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ को ना एक ही नाम से पुकारते हैं, वो ज़्यादा नाम नहीं देते हैं। हिंदी वालों में ना ये दिक्कत है थोड़ा, ये जो आते हैं उसमें एक नया नाम दे देते हैं। तो हिंदी में 2-3 नाम मिलता है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। मैकडोनाल्ड और सांप्रदायिक पंचाट मिलेगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, यही है। इंग्लिश में एक ही नाम है, कम्युनल अवार्ड। तो आप जिस नाम से भी याद रखें आएगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो गया। जैसे ही कांग्रेस दूसरी बार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करती है, अंग्रेज़ों को लगा कि इसको दबाने के लिए क्या किया जाए, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलिंगटन आ गया है, जो वायसराय बन के आ गया है, बहुत दमनकारी प्रवृत्ति का आदमी है। तो ये 2-3 काम करेगा। हमने यहाँ पे बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे नेताओं को, गांधी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के गिरफ्तार कर लेगा और इनको जेल में डाल देगा। दूसरा जो संस्था है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको अवैध घोषित कर देगा, ठीक है। तीसरा वो काम करेगा, दमन करेगा। और चौथा सबसे बड़ा काम क्या करेगा, सोचेगा कि हम फूट डालो राज करो, जो बंगाल टाइम में चला था, उस पॉलिसी को फिर ये लाएगा, और सोचेगा कि अंबेडकर भी इससे खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हम जो दलित वर्ग हैं, जो हरिजन हैं, हम हरिजन को, जो हरिजन हैं उसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, पृथक निर्वाचन की बात कर देता है। ये कहता है कि हम हरिजन को पृथक निर्वाचन देंगे। अब देखिए, ऐसा ट्रम्प कार्ड खेल दिया कि अब हिंदू को लड़ा दिया। अभी तक तो सब दलित हो, सवर्ण हो, हरिजन हो, मुस्लिम हो, सब मिलकर लड़ रहे थे। अब ये कहता है कि जो भी हरिजन है उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दिया, हम पृथक निर्वाचन उनको देंगे। अब कहीं ना कहीं जो सवर्ण और दलित हैं, दोनों में विरोधाभास हो गया। अब यह बात गांधी को बुरा लगा। अब मैकडोनाल्ड है कौन, एक घोषणा करेगा मैकडोनाल्ड है कौन। मैकडोनाल्ड जो है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन का, ठीक है। ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है और यही इसकी घोषणा करता है। कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने का यह सब इसका चाल है। जब यह घोषणा करेगा, इस समय गांधी जी रहते हैं, गांधी रहेंगे कहाँ पे, यरवदा जेल में। ये तो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो गए, यरवदा जेल में इनको डाला गया है। यरवदा जेल में गांधी जब ये बात सुनेंगे तो कहेंगे ये तो समाज को बांट रहा है, और गांधी वहाँ पे बहुत नाराज़ होंगे, बहुत क्षुब्ध होंगे, और गांधी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन स्टार्ट कर देंगे कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो
मैकडोनाल्ड है जो हरिजनों को पृथक निर्वाचन की घोषणा किया है, अगर ये लागू हो गया तो मैं भूखे मर जाऊंगा, अगर ये जब तक वापस नहीं लिया जाएगा मैं भूखे रहूँगा, आंदोलन करूँगा। यही है गांधी का आमरण अनशन, और यही यरवदा जेल में करते हैं गांधी। और देखिए यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी आमरण अनशन किस घटना के दौरान करते हैं। ऑप्शन में आपको आ जाएगा तो आप याद रखेंगे, मैकडोनाल्ड अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के टाइम में करते हैं। इसमें ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यह है मैकडोनाल्ड। आप ये सब 2-4 फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। अब जब ये आंदोलन करेंगे तो देखिए अम्बेडकर यहाँ पे खुश हो जाएंगे। अम्बेडकर को लगेगा चलो भाई, हम जो हरिजन का अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने इसे माना है और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1-2 चीज़ें समझने की है। ये बात यहाँ पे हरिजन की हो रही है। हरिजन के बारे में गांधी भी कहते हैं कि इनका विकास हो, समाज में इनको बराबर का दर्जा मिले। यहाँ पे अम्बेडकर भी कहते हैं कि समाज में इनको बराबर का दर्जा मिले, और आप देखेंगे भगत सिंह भी इनको बराबरी के दर्जा देने के पक्ष में है, और सभी वर्गों को बराबर की नज़रिए से भगत सिंह देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबका मकसद एक है कि हरिजन को बराबरी का दर्जा मिले, अनटचेबल किसी को नहीं माना जाए। मतलब ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, दलित हो, मुस्लिम हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सबको एक नज़रिए से देखा जाए, एक चश्मे से देखा जाए। तीनों का यही मानना है। अब देखिए विरोधाभास कहाँ पे होता है। गांधी जब तीनों के, देखिए एम एक है तीनों का कि अपलिफ्टमेंट हो, हरिजनों का बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन जो रास्ता है ना, तीनों का अलग अलग रास्ता है, तीनों का नज़रिया अलग है, और यहीं पे डिबेट क्रिएट होता है। गांधी कहते हैं कि देखिए जो अनटचेबल लोग हैं, जो हरिजन हैं, उनको आप अछूत मत मानिए, उनको आप मन से बराबर का दर्जा दीजिए। आप ऐसे उनको अछूत मानेंगे तो विकास नहीं होगा, और वो भी बराबर के ही नागरिक हैं, वो इसीलिए उनको आप गलत मत मानिए। इनके बारे में गांधी जाते हैं, उनके मतलब जो क्या कहते हैं, उनकी जो कॉलोनी है, उनका जो गांव है, वहाँ पे जाते हैं, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, कहते हैं इनका विकास किया जाएगा, तब ये समाज की मुख्य धारा में आएंगे। और गांधी कहते हैं कि आप इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हृदय परिवर्तन को करिए, और जब तक आप उनको अपने बराबरी का दर्जा खुद से नहीं देंगे, तब तक कोई कानून बना के ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। गांधी का मानना यह है, ये भी यही बात कर रहे हैं, हरिजनों के बीच में रह रहे हैं, उनके लिए संस्था बनाएंगे, काम करेंगे, ये गांधी का मानना है। अब अम्बेडकर कहेंगे कि नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो कह रहे हैं दिल से मानने का, दिल से मानने वाला बात यहाँ पे सही नहीं है, ये आपका मतलब हृदय परिवर्तन किसी का होने वाला नहीं है। सबसे पहले इसके लिए कानून बनाइए, और कानून बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए, कि हम अपना जगह में अपने खड़ा होंगे, अपने इलेक्शन करेंगे, और हमारा ऐसे जब तक हमको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमको सामाजिक अधिकार नहीं मिल सकता है। और अंग्रेज़ रहेंगे, अंग्रेज़ों से दिक्कत नहीं है, वो रहेंगे, वो शासन करें, और हम पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट लेके, आरक्षण लेके हम अपना विकास कर लेंगे धीरे धीरे। और गांधी कहते हैं यहाँ पे नहीं, अंग्रेज़ को हटाइए और हम अपना विकास अपने मिलजुल के कर लेंगे। बस इनका दोनों का ये मतभेद है। अब देखिए भगत सिंह को, भगत सिंह यहाँ पे कहेंगे, भगत सिंह तो कहेंगे सुश्लिष्ट विचार के आदमी हैं। भगत सिंह कहेंगे कि सुश्लिष्ट विचारधारा लाओ यहाँ पे, और सबको एक नज़रिए से देखो। यहाँ पे कोई दलित नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई पे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अंग्रेज़ों को किसी तरह भारत से निकालो, और अंग्रेज़ निकल गए तो ये तो हमारे घर की बात है, हम सब आपस में बैठेंगे और जो होगा हम अपना कानून बना लेंगे, और जो भी सवर्ण है, जो भी दलित है, हम अपना कानून अपने लिए बना लेंगे, और सबको एक नज़रिए से रहेंगे। ये हम समाजवाद की बात करते हैं। जो भगत सिंह हैं सोशलिस्ट विचारधारा के आदमी हैं। देखिए तीनों लोगों का मत एक ही है कि समाज को इक्वल नज़रिए से देखना चाहिए। बस इन तीनों का नज़रिया अलग अलग है, तीनों का विचारधारा अलग अलग है, लेकिन तीनों का जो एम देख रहे हैं, तीनों का एम एक ही है। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि इनका नज़रिया सबसे अच्छा है, इनका नज़रिया सबसे खराब है। तीनों का नज़रिया बेस्ट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं नेहरू को,
जवाहरलाल नेहरू ये भी समाजवाद की बात करते हैं, नेहरू समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन इनका समाजवाद जो है ये कहते हैं डेमोक्रेसी के माध्यम से आया जाए। जब देश आज़ाद होगा तो देखते हैं आपकी जो इकोनॉमी देखते हैं भारत की, तो समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव है। गांधी का नेहरू का ये सब आइडियोलॉजी है वहाँ पे देखेंगे इकोनॉमी में। तो नेहरू का जो सोच है ये कहते हैं समाजवाद तो आए लेकिन डेमोक्रेसी के माध्यम से। और भगत सिंह जो है लेनिन को मानने वाले आदमी हैं, ये धार्मिक बातों में आस्था नहीं रखते हैं, ये कहते हैं मैं तो नास्तिक हूँ। और देखिए गांधी कहते हैं कि धर्म तो बहुत ज़रूरी है, धर्म जब तक राजनीति में नहीं रहेगा तब तक आदमी अपने मतलब धार्मिक आस्था से काम नहीं करेगा। गांधी का मानना है कि धार्मिक आस्था से व्यक्ति क्या होता है, धार्मिक आस्था से व्यक्ति लिबरल होता है, दूसरे के करुणा को समझता है, इम्पैथी होती है, उसमें सिंपैथी होती है। ये सब एथिक्स के पार्ट में आप भूल जाएंगे ये सब करते करते, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमको नहीं जाना है। अगर आप धार्मिक होते हैं तो इम्पैथेटिक होते हैं, सिंपैथी आपके दूसरों के प्रति होती है। और यही सब जो आप इस तरीके का मनोभाव से होंगे तो आप जब कानून बनाएंगे, जब विधायिका में बैठेंगे तो आप उस गरीब की बात सुनेंगे जो आपके गांव में, सुदूर गांव में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति, अंतिम गरीब जो बैठ के आपसे उम्मीद कर रहा हो, उसकी हक में आप कानून बनाएंगे। तो देखिए ये जो चारों लीडर हैं ना, ये तो हम चार के एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी जितने लीडर पढ़ेंगे ना सारा का एम देखेंगे सेम है, लेकिन सबका जो रास्ता है ना, रास्ता थोड़ा थोड़ा अलग है। और यही सब आइडियोलॉजी हमको पढ़ना है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे डिबेट कहाँ से क्रिएट होगा। अगर कोई गांधी को पढ़ लिया आराम से तो वो कहेगा गांधी को पढ़ लिया, कहेगा गांधी तो ठीक है भाई, हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं। वो साथ में भगत सिंह को नहीं पढ़ेगा, जो भगत सिंह पढ़ लिया वो साथ में अम्बेडकर को नहीं पढ़ेगा, जो अम्बेडकर पढ़ लिया वो साथ में नेहरू को नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप सबको थोड़ा थोड़ा पढ़िए और मिला जुला के समझिए। मिला जुला कर समझने का मतलब है कि सबकी मांग एक ही है। अब देखिए ये वैसा ही मतलब है जैसा कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोई लड़का करता है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की बात करता है, कोई कहता है कि 35 क्वेश्चन तो पूछता है हिस्ट्री में, तो हम हिस्ट्री मेरा बढ़िया है तो हम हिस्ट्री को ऐसा कर लेते हैं कम से कम 30 मार्क्स हम ला लें। अब देखिए कोई लड़का ये कहेगा कि देखिए साइंस और मैथ्स जो है ना 40 पूछता है, तो हम ऐसा कर लेते हैं ना साइंस और मैथ्स में कि हम, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, हम इसमें कम से कम 32 से 33 नंबर इसमें हम कवर कर रहे हैं। अब देखिए दोनों का एम क्या है कि हमको बीपीएससी क्लियर करना है, लेकिन दोनों का स्ट्रेटजी, यह हिस्ट्री ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है, इसका साइंस और मैथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। आप इसको कैसे कहेंगे कि इसका बढ़िया इसका खराब है? दोनों का अच्छा है, दोनों के अकॉर्डिंग अपना अपना हित दोनों का सही है। और एम दोनों का क्या है, बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है। वैसे ही इन सब का देखेंगे तो मकसद एक ही है, और मकसद एक ही है लेकिन रास्ता अलग अलग है। तो यही सब विविधता में एकता है, और इसी को हमारे संविधान में भी पिरोया गया है। आप हर जगह देखेंगे इन लोगों का आइडियोलॉजी दिखेगा, और इन चारों में कोई मतभेद भी नहीं है, ठीक है। भगत सिंह गांधी को नेता मानते हैं, अम्बेडकर गांधी को अपना नेता मानते हैं, और नेहरू तो अपना नेता मानते ही हैं, और गांधी सबको बराबर नज़रिए से देखते हैं। तो किसी में कोई मतभेद नहीं है, बस वैचारिक मतभेद है। और वैचारिक मतभेद देखिए होना चाहिए, दो पढ़े लिखे लोगों में ना वैचारिक मतभेद होता है, क्योंकि हर दोनों आदमी का सोचने का थोड़ा नज़रिया अलग होता है। अब जो कुछ पढ़ाई नहीं हो क्या नज़रिया लेगा, चलिए थोड़ा बात अलग हो गया। तो कहने का मतलब था हरिजन का शब्द आया तो मैंने सोचा कि हरिजन को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए, चारों क्या क्या मकसद था। तो हम थे कहाँ पे, हाँ, गांधी का आमरण अनशन हो रहा है यरवदा जेल में, और जो कम्युनल अवार्ड चल रहा है उसके विरोध में गांधी का आमरण अनशन स्टार्ट होगा, यरवदा जेल में वो करेंगे। और गांधी की आमरण अनशन को देख के जो अम्बेडकर खुश थे कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, लेकिन गांधी को नाखुश नहीं कर सकते हैं। और गांधी को नाखुश नहीं कर सकते हैं तो अम्बेडकर जाते हैं यरवदा जेल में, और वहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और वही एग्रीमेंट है पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसका 2-3 नाम है। देखिए यहाँ पे भी 2-3 नाम इसका आता है। इसको कहते हैं गांधी अम्बेडकर समझौता। दूसरा इसका नाम है यरवदा समझौता।
देखिए अंग्रेजी में आपको हर जगह नाम मिलेगा पूना पैक्ट, लेकिन हिंदी वाले जो इतिहासकार हैं ना, वो पता ना ये नाम क्यों रख देते हैं इतना ज़्यादा। गांधी अम्बेडकर समझौता, यरौदा समझौता, ये लोग ज़्यादा नाम रख देते हैं। और एक हिस्टोरियन किसी हिस्टोरियन का बुक पढ़ेंगे तो इसको नाम फोकस करेंगे, कोई इसको फोकस करता है, कोई इसको फोकस करता है। तो ये सारा जो नाम का जो होता है ना कन्फ्यूज़न, हिंदी में ज़्यादा होता है, अंग्रेजी में नाम एक ही हर जगह आपको पूना पैक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं, नाम में नहीं फंसना है। यहाँ पे क्या होगा, गांधी और अंबेडकर पैक्ट होगा। इस पैक्ट में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। यहाँ पे एक साइड में गांधी होंगे और दूसरे साइड में होंगे अंबेडकर। चूँकि जो कम्युनल अवार्ड आया है तो अंबेडकर खुश हैं, अब गांधी इसके खिलाफ में गए हैं और आमरण अनशन किए हैं। दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट होगा तो दोनों एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। ठीक है, अब जब साइन करेंगे तो इसमें अंबेडकर तो अपना खुद का साइन करेंगे, लेकिन गांधी के बिहाफ पे गांधी जी साइन नहीं करेंगे। यहाँ पे गांधी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय, मालवीय जी गांधी के बहुत अनुयायी हैं, अच्छे अनुयायी हैं, अच्छे शिष्य हैं। मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी, ये दोनों गांधी के बिहाफ पे साइन करेंगे। ठीक है, और इधर से अंबेडकर साइन करेंगे। अब देखिए ये दोनों साइन करेंगे, लेकिन आपसे एग्जाम में ना मदन मोहन मालवीय का ही नाम पूछा जाता है। कहीं कहीं अगर आए तो आप सी राजगोपालाचारी मारिएगा, लेकिन गांधी के बिहाफ पे अगर पूछा जाए, मैं पूरा स्पष्ट लिख देता हूं कि आपसे गड़बड़ ना हो। गांधी के बिहाफ पे अगर पूछा जाए कौन साइन किया था, तो आप मारेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, यही साइन करते हैं और अंबेडकर अपना साइन खुद करते हैं। अब देखिए कुछ लोग इस पर भी विवाद खड़ा करता है कि जो पूना पैक्ट हुआ उसमें गांधी अपना साइन खुद नहीं करते हैं, वो अपने जगह पे अपने बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय को भेजते हैं। कहीं ना कहीं गांधी इस बात को भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करता है कि गांधी अपने बराबर दर्जा को नहीं मानते थे। जो भी हो, इस तरीके की घटनाएं आपको तमाम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है इस तरीके का ज्ञान चलता है। लेकिन देखिए अब ये भी हो सकता है गांधी, देखिए कुछ परिस्थिति समझिए, गांधी जी जेल में है, गांधी जी की उम्र कितनी हो गई है, ये 1932 की घटना है और गांधी जी 1869 के मानते हैं, 1870 में मान लीजिए, है 69 में, 70 मान लेते हैं, 60 साल का व्यक्ति, 62-63 साल का व्यक्ति आंदोलन करा, आमरण अनशन, भूखे प्यासे, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गया हो, है ना, चाहे चलने फिरने की स्थिति में नहीं हो, जो भी कंडीशन रहा हो, गांधी उस समय 62 साल के थे, हो सकता है उनकी वीकनेस हो गया हो, जो भी, चाहे सो रहे हो, मतलब कमज़ोर हो गए हो, जो भी कंडीशन हो, अपना साइन नहीं करते, इनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय करते हैं। तो इसको कुछ लोग लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखेंगे ज्ञान बांटा जाता है कि पूना पैक्ट में गांधी साइन नहीं करते हैं, अपने बराबर अंबेडकर को नहीं मानते थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, गांधी जी अंबेडकर का बहुत इज्जत करते थे और अंबेडकर भी गांधी को बहुत इज्जत करते थे। तो इस तरीके का जो तमाम चीज़ें चल रहा होता है तो आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में इन सब का कोई उल्लेख नहीं होता है, ये सब फालतू चीज़ों का। तो ये सब यहाँ आपसे ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गांधी के बिहाफ पे कौन साइन किया था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आप ये सब थोड़ा याद रखेंगे। अब पूना पैक्ट जब हुआ, दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो इसमें कुछ शर्त हुई होगी ना, तभी तो एग्रीमेंट था। तो शर्त कुछ देख लेते हैं क्या क्या इसमें शर्त था। पहला शर्त था कि पृथक निर्वाचन को हम नहीं मानेंगे, जो कि गांधी का आमरण अनशन था, और इसी के लिए तो था कि पृथक निर्वाचन को हम नहीं मानेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया जाए हरिजनों को हम नहीं मानेंगे। तो दोनों मान गए। वहाँ पे इस एक्ट में बेसिकली देखते हैं कुछ पॉइंट पे अम्बेडकर झुकते हैं, कुछ पॉइंट पे गांधी झुकते हैं, और एग्रीमेंट का यही मतलब ही होता है कि 2 पॉइंट मेरा सही है, 2 पॉइंट आपका सही है, मिलजुल के काम कर लेते हैं। पृथक निर्वाचन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो विधायिका के इलेक्शन होने वाला है, देखिए विधायिका के इलेक्शन जो होगा उसमें हरिजन को आरक्षण देंगे, और इसके पहले कहा गया था कि 17 सीट पे चुनाव लड़ेंगे हरिजन, अब इसको बढ़ा के 148 सीट कर दिया गया। और यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आया होगा, अभी हम आपको बोले कि सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म हो गया और फिर हम आपको बोले कि आरक्षण दिया जाएगा विधायिका में,
ये विधायिका की बात हो रही है। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट में होता है ना कि जैसे ये एरिया है, यहाँ पे सिर्फ हरिजन कैंडिडेट ही होगा और उसको वोट देने वाले हरिजन ही होंगे, दूसरे कास्ट के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। और जब सीट को रिजर्व किया जाता है तो माना जाता है कि अगर बिहार में 50 सीट है तो उसमें हम 6-7 सीट रिजर्व कर दिए, जो अभी भी कंडीशन है। आप देखेंगे एससी का सीट और एसटी का सीट अब हमेशा अभी भी रिजर्व रहता है। वहाँ से खड़ा तो होता है एससी, इस एरिया में जो 6-7 सीट है मानते हैं वहाँ पे खड़ा होगा एससी या एसटी, जो भी जिसका भी रिजर्व सीट है वहीं खड़ा होगा, लेकिन वोट सब लोग देगा, ये मतलब होता है दोनों में। और यह तो विधायिका में सीटों का आरक्षण रहा, और इसमें जो पहले सीट का आरक्षण था 71 सीट था, उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया। और यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि यह पूना पैक्ट में सीटों की संख्या कितनी कर दी गई, तो 148 कर दिए गए। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा देख लेते हैं नौकरी में आरक्षण। इसमें भी कहा गया कि जो सरकारी नौकरी होगा, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी जो होगा उसमें हरिजनों को आरक्षण दिया गया। ये भी कहा गया, हालांकि उसमें सरकारी नौकरी होता ही बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसमें आरक्षण दिया गया। कहा गया कि हरिजनों के लिए शिक्षा के लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा। हालांकि इस फंड का बाद में क्या हुआ इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ये कहा गया कि हरिजनों के शिक्षा के लिए फ़ंड बनाया जाएगा, ये बड़ी बात थी। तो देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे गांधी झुकते हैं, यहाँ पे गांधी जीत जाते हैं, अंबेडकर झुकते हैं। हरिजन को आरक्षण देते हैं, कहीं ना कहीं गांधी मानते हैं, ठीक है। नौकरी में आरक्षण यहाँ पे अंबेडकर जीतते हैं। शिक्षा के लिए फंड की बात है, यहाँ पे भी अंबेडकर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की जीत होती है इस समझौता में, और वास्तव में समझौता हो जाता है, ठीक है। यह घटना है कब, जो मैकडोनाल्ड अवार्ड है सांप्रदायिक घटना एक कब है, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था, शायद हमने डेट बताया नहीं बताया। चलिए यह डेट आप याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कम्युनल अवार्ड कब हुआ है, आपको अगस्त 1932 तो बिल्कुल याद रखना है। और आपको डेट तो इतना सिंपल है, 15 अगस्त के एक दिन बाद का डेट है, सिर्फ आप 32 याद रखिए, बाकी तो आपको याद ही हो जाएगा। तो ये सारी घटनाएं कम्युनल अवार्ड मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक देखिए, अब जब कम्युनल अवार्ड की इतनी बात हो रही है, हरिजन की इतनी बात हो रही है, तो अब जब यह बात हो रही है तो कुछ संस्था भी इसका बनेगा। संस्था देख लेते हैं, एक बनेगा हरिजन सेवक संघ। अब हरिजन सेवक संघ कौन बनेगा, एक पहले इसकी संस्था रहती है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। यह जो संस्था होगी, इसी संस्था को गांधी जी नाम बदल देंगे और इस संस्था का नाम हो जाएगा हरिजन सेवक संघ, और यह 1932 में इसकी स्थापना होगी। पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग रहेगा, उसको हरिजन सेवक संघ बनाएंगे गांधी जी, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना करेंगे 1932 में। और इसके देखिए यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बनाएंगे कौन, गांधी जी, इस संस्था को बनाएंगे। और इसके अध्यक्ष किसको बनाएंगे, यह तो एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया। इसके अध्यक्ष बनेंगे घनश्याम दास बिड़ला। यह एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। हरिजन सेवक संघ गांधी बनाते हैं, 32 में बनाते हैं, अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला हैं। साथ में एक और संस्था बनेगा दलित वर्गों का संघ, ये हो गया डिप्रेस्ड क्लास लीग बनेगा। इसको कौन बनाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बनाया जाएगा 1942 में, और इसको बनाएंगे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम कहाँ के हैं, सासाराम के हैं। और इनकी जो बेटी हैं मीरा कुमार, जो कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर रही हैं, कांग्रेस के टाइम में लोकसभा स्पीकर रही हैं। तो बाबू जगजीवन राम बनाएंगे दलित वर्गों का संघ, डिप्रेस्ड क्लास लीग। और यह भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो आप ये सब याद रखेंगे। यहाँ पे एक और हम संस्था की बात कर लेते हैं, एक और संस्था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। यह संस्था कौन बनाएगा, यह संस्था बनेगा 1926 में। यह कौन बनाएगा, एमसी राजा।
MC राजा इसको बनाएंगे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को बनाएंगे। और यह जो घटनाएं हो रही हैं, जो अंबेडकर गांधी के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसको हरिजन को लेके, तो जो अंबेडकर हैं, गांधी का जो आंदोलन होगा ना उसका क्रिटिसाइज करेंगे बहुत, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा इसका क्रिटिसिज्म अंबेडकर बहुत ज़्यादा करेंगे। और यही टाइम में अंबेडकर एक अपना स्लोगन देते हैं जिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अंबेडकर का यह स्टेटमेंट है कि गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं। यह कब कहेंगे? कम्युनल अवार्ड की जब बात होगी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तो आलोचना अंबेडकर करेंगे, लेकिन जब कम्युनल अवार्ड की बात होगी तो अंबेडकर ये बात बोलेंगे कि गांधी जो बात कह रहे हैं कि अनटचेबल जो हरिजन है उनको सबको एक साथ रखा जाए और अपना हृदय परिवर्तन किया जाए, तमाम तरीके की जो बातें कह रहे हैं, इससे लग रहा है ना कि एक क्षणिक भूत की तरह एक धूल उठा लेते हैं। लेकिन मतलब धूल, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे धूल आप उठाते हैं तो लगता है कि पूरा मुट्ठी भरा हुआ है, लेकिन ऊपर आते आते आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं रहता, धूल एकदम 10% तक बचता है, हाथ खाली हो जाता है। तो यही अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी इसी तरीके से बात करते हैं कि इनका स्तर उठाया जाएगा, लेकिन वह धूल की तरह है कि उठाइए ऊपर तक पहुंचिए तो आपको जीरो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इनकी स्तर में कोई विकास नहीं होगा, इनका स्तर नहीं उठा पा रहे हैं। यह एक उनका मानना है। गांधी के प्रति वह अपना एक कोटेशन देते हैं जिस पे कई बार क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में तो पूछा ही गया है यह कोटेशन किसका है। कई बार आप देखेंगे यह कोटेशन पे डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है जीएस में। तो आप ये सब जो भी मतलब एक कोटेशन है ये सब थोड़ा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम देखिए हमने अब तक 1932 तक जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ है हमने सब देख लिया। ये एक क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो जीवनीकार कौन राइटर हैं, वो इरविन के जीवन को लिखते हैं, वो उसका आंसर इरविन होगा, आप अपना करेक्ट आंसर मान लेंगे। देखिए इसमें जो कुछ घटनाएं हैं हम थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। हमने 1932 तक अब तक देख लिया है कि फ्रीडम स्ट्रगल में अब क्या क्या हो रही है। अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ से हमारा 4 टॉपिक डायरेक्ट चलेगा और 4 टॉपिक में हम आज़ादी दिला देंगे। साथ में एक टॉपिक हम और करेंगे यहाँ पे जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, जैसे भगत सिंह का योगदान है और आज़ाद का क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका 23 जुलाई को बर्थडे भी था। तो इनका जो योगदान है, मतलब जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो भारत में हुए हों या भारत के बाहर हुए हैं, उनका भी बहुत योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल में। उनको हम देखेंगे एक वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर लाएंगे। 5 वीडियो हो गया और एक हम रखे हैं मिसलेनियस। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है, चाहे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम उस मतलब टोटल हमारा 6 वीडियो होगा, 6 या 7 वीडियो होगा। क्योंकि देखिए हम किसी जल्दीबाजी में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए उतना किया जाए। टाइम मिलेगा तो आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस का कुछ टॉपिक है जो मेंस के लिए ज़रूरी है, हम उसको भी करेंगे। अगर उसके बाद कुछ टाइम मिला था मेडाइवर एंशिएंट की तरफ भी पढ़ेंगे, ये बात अलग है। लेकिन अभी हम 6-7 वीडियो में इसको ख़त्म करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। दूसरा बात है, देखिए कुछ लोग कहता है कि जैसे कुछ मेल आया था कि यह जो लेक्चर हो रहा है मेंस ओरिएंटेड हो जा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े कोचिंग में जब आप पढ़ेंगे, तो हम पटना की बात नहीं कर रहे हैं, पटना में लोग कैसे पढ़ाता है वो बहुत तरीका अच्छा नहीं है। अगर आप उसके बारे में कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। खासकर जो दिल्ली में पढ़ाई होती है, बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाई होती है, हम उनको फॉलो करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। वहाँ पे होता है कि प्रीलिम्स का तो कोई बैच होता ही नहीं है। प्रीलिम्स के
लायक कोई पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप जाएंगे बोलेंगे प्रीलिम्स की पढ़ाई करना है तो देखिए प्रीलिम्स का कोई बैच होता नहीं है, ठीक है। जो बैच होता है ना वो आपको जीएस का बैच होता है, कंप्लीट जीएस पढ़ाया जाता है और लगभग यूपीएससी के लिए आपको 10 से 11 महीने का बैच होता है खासकर। और बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में आपको 6 से 7 महीने का बैच होता है। यहाँ पे आपको जो भी मेंस का टॉपिक है सारा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब बताइए कम्युनल अवार्ड में जब तक आपको पूरा समझाया नहीं जाएगा, मानते हैं पूछ लिया जाएगा उसमें पीएम कौन था, पूछ लिया जाएगा यह घटना कब हुआ था, इस पर साइन कौन कौन किया था, इसमें शर्त क्या था, 4 ऑप्शन दे दिया गया, आपको पीटी में क्या बताया जाए और आप क्या समझेंगे। लूसेंट मेथड पढ़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो भी इसका पढ़ने का तरीका है जीएस का बैच ही पढ़ाया जाता है और जीएस बैच में जो कंप्लीट जीएस का मेंस का टॉपिक है सारा को एक बार डिटेल में पढ़ा दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको कम्युनल अवार्ड पढ़ा दिया, आप पढ़ लिए, अब मैं आपको पीटी के लिए कहूँ, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन था, टाइम कब हुआ था, कौन कौन साइन किया था और कंडीशन क्या था। अब आप जब मेंस को सारा बढ़िया से पढ़ चुके हैं तब आप जब इसको प्रीलिम्स के हिसाब से बैठिएगा पढ़ने तो आप खट खट से रिवीजन कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, पहले जो क्वेश्चन पूछता था लूसेंट मेथड पूछता था, अब लूसेंट मटेरियल नहीं पूछता है। खासकर आपने बीपीएससी का 2 एग्ज़ाम अभी हुआ है, सीडीपीओ का और बीपीएससी 67 का, तो आपने देख लिया होगा। अब पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा है, एनालिटिकल आपको समझ होनी चाहिए और एनालिटिकल समझ कब होगी, जब आप पूरा जीएस को थॉरोली पढ़ेंगे। तो जिनको अगर लगता है ना कि ये हम मेंस का पढ़ा रहे हैं तो देखिए आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए, ये मेंस का नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई होता ही है। ये टॉपिक तो सारा प्रीलिम्स में भी यही पढ़ना है, मेंस में भी यही पढ़ना है, टॉपिक सेम ही रहता है, बस आपको समझाने के लिए मेंस के लिए पहले पढ़ाया जाता है। अब उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए उसमें से चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं पूरा दिमाग में नहीं जाता है, उसका कुछ उड़ ही जाता है। अगर हम ही आपको कम देंगे तो आप क्या करिएगा। तो आप ये दिमाग में मत रखिए कि ये प्रीलिम्स का है मेंस का है, यही तरीका है पढ़ने का। इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और ख़ासकर जो अब पीसीएस का पैटर्न बदल रहा है ना, अब जो लूसेंट मटेरियल है जो आप सोच रहे हैं कि हम रट लेंगे 4 गो निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा। दूसरी बात, कुछ लोग कहता है कि प्रीलिम्स निकल गया मेंस नहीं निकला, तो देखिए मेंस उन्हीं का फंसता है ना जो रट के किसी तरह पास हो गए हैं। अब उनको पता ही नहीं कम्युनल अवार्ड कब आया, इरविन और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ और साइमन कमीशन क्या था और 1919 का एक्ट आया उसका कारण क्या था, 1935 का एक्ट आएगा उसका क्या कारण था, कुछ पता ही नहीं है। तो 3 से 4 महीना का जब टाइम मिलेगा आप उसमें क्या तीर मार लीजिएगा। आप उसमें हिस्ट्री पढ़िएगा कि ज्योग्राफी पढ़िएगा कि पॉलिटी पढ़िएगा कि इकोनॉमिक्स पढ़िएगा कि बिहार स्पेशल पढ़िएगा कि सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उस समय आप राइटिंग प्रैक्टिस कब करिएगा। वो जो टाइम होता है 3-4 महीना उसके लिए होता है कि भाई आप सब कुछ पढ़ लिए हों, आपको आंसर राइटिंग का भी पता हो पहले, और आप उस टाइम में जाएं और सिर्फ एक फ्लो में आ जाएं आप, ठीक है ना। एक फ्लो आने के लिए 3-4 महीना काफ़ी होता है। और जो स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ता है समझ के और प्रीलिम्स के पहले, उसके लिए 3-4 महीना सफिशियंट होता है। लेकिन अगर आप तुक्का से किसी न किसी तरीके से कहीं गेस पेपर उठा के, गेस पेपर तो नहीं मतलब लूसेंट वगैरह उठा के पढ़ के निकल गए हैं, तो आप मान के चलिए प्रीलिम्स आपका निकल गया हो तो मेंस में आपको भगवान भी पास नहीं कराएंगे, आपका फेल होना तय है, ठीक है। तो आपको पढ़ना थोड़ी है, पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। बहुत लोग आप देखेंगे प्रीलिम्स हमेशा निकल जाता है, मेंस में फंस जाते हैं, उनको लूसेंट रट रही हैं, 2-4 आइडिया लगा लेते हैं, तुक्का वगैरह लगा लेते हैं, मेंस में लिख नहीं पाते हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको थोड़ी पढ़ना ज़रूरी है। और देखिए पढ़ने का ना तरीका यही है, हमको भी बहुत आसान लगता है कि हम जीरोक्स कॉपी करा लें और जैसे पटना के तमाम कोचिंग वाले पढ़ाते हैं हम भी ना बस ऐसे घेर घेर के देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा हुआ है कर लो। हमको वो सब बहुत बेकार का चीज़ है, मेरे लिए बहुत आसान है लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। और आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत कि पीटी के लिए कोई कोर्स होता है, पीटी के लिए भाई कोई कोर्स नहीं होता है, कोर्स जीएस का होता है और जीएस का यही कोर्स होता है। हाँ एक और जीएस का, अब आप कहेंगे कि कोर्स तो और होता है, भाई देखिए 10-12 तरीके का कोर्स होता है। एक होता है जीएस का क्रैश कोर्स होता है, किसके लिए होता है, जो सारा कोर्स को पढ़ चुका है उसको मास्टर आएगा, एकदम लिखेगा नहीं, आराम से बस एक क्रोनोलॉजी फ्लो में आपको बता देगा, ये घटना हुई ये घटना हुई, एक मतलब 20-25 दिन 1 महीने का कोर्स होगा, आपको फ्लो में बता दे। वो किसके लिए है, जो पहले से पढ़ा हुआ है।
अब हम आपको बताएं इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात कर दें, अभी आपसे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर दें, लिथुआ आयोग की बात कर दें, आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन अभी हम आपसे बात करें गांधी इरविन की, साइमन कमीशन की, नेहरू रिपोर्ट की, आप समझ पाइएगा। तो क्रैश कोर्स होता है जो पढ़ा हुआ है उसके लिए होता है। और दूसरी बात जो प्रीलिम्स के लिए होता है ना, वो होता है क्या होता है, टेस्ट होता है। तो जो पूरा पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, उसके लिए प्रीलिम्स को टेस्ट ज्वाइन करता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपके दिमाग में 2-3 मेल आया था कि सर प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करिए, तो देखिए प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेशली क्लास होता नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग कुछ टॉपिक को स्पेशली बताएंगे वहाँ पे कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो स्पेशली वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करेंगे। अगर इसके बाद हम मेडिवल स्टार्ट करेंगे तो उसको हम इस तरीके से नहीं ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बीपीएससी का रिक्वायरमेंट कुछ दूसरा होता है, उसको हम बहुत फास्ट लेकर चलेंगे, वहाँ उसको हम प्रीलिम्स के हिसाब से लेकर चलेंगे। लेकिन मॉडर्न इंडिया को अगर कोई कहे कि प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़िए तो बड़ा बेवकूफ़ी वाला बात होगा, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको आप डिटेल में पढ़िए, समझिए, नहीं तो जल्दी उड़ाना मेरे लिए भी आसान है, लेकिन उसमें आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होगा। यही सब बात है। तो चलिए यहीं पे आप ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।